नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित पेडागोजी के ऑन टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। यह इसका चौथा सेट है। इससे पहले इसके 3 सेट हो चुके हैं। जो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका जो भी स्कोर रहेगा वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए भैया, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो ध्यान रखना भाई आप लोग, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना यह प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और साथ साथ क्या करता है, संख्या तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग अर्थात जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। क्या है, शिक्षक ने कक्षा 2 के छात्र को एक प्रश्न दिया हल करने के लिए। क्या कहा, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन है संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या फिर समुच्चयन। तो देखिए भाई, यहां पर क्या है, टोकरी में कितने थे, पहले 5 सेब थे, मतलब 5 सेबों का समुच्चय था ना। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें 7 सेब और डाल दिएगा, मतलब 7 सेबों का एक समुच्चय और लिया हमने, बोर्ड इसमें ऐड कर दिया गया। अर्थात यह जो प्रश्न है वह संबंधित है समुच्चयन से, क्योंकि समुच्चयन का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है। देखिए, आयतन में क्या होता है भाई मेरे, आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। मतलब कैसी होती है, जो 3D आकृति होती है उसमें होता है आयतन। जैसे देखिए, यहाँ पर गेंद भैया सही रहेगी आयतन की अवधारणा के लिए, क्योंकि गेंद का आयतन होगा। लोहे की पेटी होगी जो, वो भी सही रहेगी। पानी की टंकी भी क्या है, सही रहेगी आयतन की अवधारणा के लिए। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन सी में कहा गया है धागे का एक टुकड़ा, मेरे भाई धागे के टुकड़े का आयतन नहीं होगा। तो ठीक है, इसलिए यह आयतन की अवधारणा के लिए सही नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के प्रश्नों को दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। एपीडायास्कोप, टेलीस्कोप, बाइस्कोप या फिर रेडियोस्कोप। तो देखिए भाई, जिस प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के प्रश्नों को दिखाया जाता है उसे भाई एपीडायास्कोप कहा जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है।
देखिए, यदि आपको कक्षा 4 के बच्चों में सममिति और परावर्तन की जो ज्यामितीय संकल्पना है उनमें वृद्धि करनी है, तो बताइए कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी। मोतियों की माला, बिंदु सीट, गिनतारा या फिर द्विमुखी पटल। तो भैया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डॉट पेपर या बिंदु सीट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7-6 पर आते हैं। स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य किस नाम से जाना जाता है। समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, लेख विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अन्वेषण विधि बाल केंद्रित तथा स्वयं करके सीखने की विधि होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवांशिक विधि या फिर औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो देखिए भाई यहाँ पर यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, यह स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित होती हैं, लेकिन जो आनुवांशिक विधि है यह सम्मिलित नहीं होती है स्वयं सिद्ध विधि में। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं और आप देखें आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और आप लोग क्या गलती कर रहे हैं वो भी आप साथ में नोट करते जाएं। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। प्रश्न ध्यान से समझना, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। दंड आरेख अर्थात बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर संप्रेषण की बात की जा रही है। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना नहीं। गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना नहीं। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख होता है किस क्षमता का विकास करना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित करना, संचित और स्पष्ट करना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात यहाँ पर हमें नेगेटिव कथन देखना होगा। तो देख लेते हैं नेगेटिव कथन। देखिए ऑप्शन बी में मिल गया भैया हमें, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। जहां पर भी रटने की, दंड देने की बात या फिर परिभाषा पर बल देने की बात होती है वो नेगेटिव कथन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें क्या होता है, हर जगह रहता है पाठ के बाद अभ्यास समय। उसको भैया समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना नहीं, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना नहीं भैया, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि जो अभ्यास समय को देने का उद्देश्य है वो है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसलिए पाठ्य पुस्तक में यह खंड दिया जाता है अभ्यास समय के नाम से, ताकि आपको जो अधिगम के हैं अधिक से अधिक अवसर प्रदान हो। ठीक है, क्योंकि गणित भैया ऐसा विषय है जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना यह निखरता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 की यहाँ पर बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। बताइए, जो एनसीएफ 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण कैसा है, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो बताना है महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, गणित के संकीर्ण उद्देश्य या लक्ष्यों की बात हुई है नहीं,
गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। तो यहाँ पर भाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना यहाँ पर महत्वाकांक्षी का अर्थ है। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। जब आप गणित करने बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें जब कहते हैं सवाल हल करना, तो बताइए सवाल हल करने में क्या शामिल होता है। अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। तो मेरे भाई सवाल हल करने में क्या शामिल होता है, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम शामिल होते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। 20वीं सदी के सर्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, या फिर हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर भाई कहा गया है उच्च क्रिमीय चिंतन कौशल, अर्थात HOTS ऐसे शॉर्ट में कहा जाता है, पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। एल्गोरिदम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, या फिर तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। तो भाई ध्यान रखना, उच्च क्रिमीय चिंतन कौशल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वह कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खाली स्थान जरूरी है। सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।